हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवानी स्किल सीरीज में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी 360 डिग्री, जो कि क्लास 6 to 12 होने वाला है। ऑलरेडी हमने 1, 2, 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 4 का पार्ट 1 होने वाला है। इस वीडियो के बनाने के पीछे का मेरा मोटिव बस एक ही है कि जिन भी स्टूडेंट के पास यानी जिन भी दोस्तों के पास ये बुक अवेलेबल नहीं है उन लोगों को इस बुक का लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास, ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, सांची कनखेड़ा किस राज्य में स्थित है। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि मध्य प्रदेश। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल की 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुएं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सांची कनखेड़ा में कौन सी प्रमुख प्राचीन वस्तुएं पाई गई हैं। ए हिंदू मंदिर, बी पत्थर की वस्तुएं, बुद्ध की मूर्तियां और तोरण द्वार, सी महल और किले, डी प्राचीन ग्रंथ और शिलालेख। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि पत्थर की वस्तुएं, बुद्ध की मूर्तियां और तोरण द्वार। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल में 20 मील उत्तर पूर्व की एक तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुएं, बुद्ध की मूर्तियां और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेषकर रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक हैं। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरोपीय देशों में से कौन सा देश सांची के स्तूप को लेकर सबसे अधिक दिलचस्पी रखता था। ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी पुर्तगाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फ्रांस। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर रही। क्वेश्चन नंबर 4 है, सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए किसने अनुमति मांगी थी। ए सुल्तान जहां बेगम, बी शाहजहां बेगम, सी जॉन मार्शल, डी लॉर्ड कर्जन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी शाहजहां बेगम। सेम डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आज सांची का स्थल किसका सफल संरक्षण और मरम्मत का उदाहरण माना जाता है। ए ब्रिटिश प्रशासन, बी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, सी यूनेस्को, डी फ्रांसीसी शोधकर्ताओं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीजों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 फ्रांस और इंग्लैंड दोनों सांची के स्तूप से संबंधित वस्तुओं को अपने संग्रहालयों में ले जाने का प्रयास किया था। 2 शाहजहां बेगम ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने की अनुमति दी थी। 3 जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तकें सुल्तान जहां बेगम को समर्पित की थी। 4 सुल्तान जहां बेगम ने वहां संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने का विरोध किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ए 1 और 3, बी 2 और 4, सी 1, 2 और 4, डी इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1 और 3। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही।
भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल में रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांचे पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक ईरान से संबंधित था? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी जरथुस्त्र, डी कन्फ्यूशियस। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि जरथुस्त्र। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंगत्सी, युवान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, साथ ही साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वो समय था जब आगे की लाइनें एनसीईआरटी में होंगी। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ऋग्वेद में प्रमुख रूप से अग्नि, इंद्र और सोम देवताओं की स्तुति की गई है। 2. प्रारंभिक वैदिक यज्ञ मुख्य रूप से व्यक्तिगत रूप से संपन्न किए जाते थे। 3. वैदिक काल में लोग स्वास्थ्य, लंबी आयु, मवेशी और बेटों के लिए प्रार्थना करते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 2। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि प्रारंभिक वैदिक यज्ञ मुख्य रूप से व्यक्तिगत रूप से संपन्न किए जाते थे। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्त्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इसके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहित पर निर्भर रहना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से यज्ञ विशेष रूप से सरदारों और राजाओं द्वारा किए जाते थे? ए अन्नदान यज्ञ, बी राजसूय और अश्वमेध यज्ञ, सी सोम यज्ञ, डी गृह यज्ञ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राजसूय और अश्वमेध यज्ञ। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरकार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहित पर निर्भर रहना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? ए 32, बी 64, सी 108, डी 16। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी 64। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इसमें हमें जीवन, चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे तथा सामान्य लोगों के तर्क वितर्क करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षकों द्वारा चर्चा और वाद विवाद आमतौर पर कहाँ किए जाते थे? ए मंदिरों में, बी महलों में, सी कुटाग्रशालाओं और उपवनों में, डी बड़े सभागृहों में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कुटाग्रशालाओं और उपवनों में। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कुटाग्रशालाओं, शब्दार्थ, नुकीली छत वाली झोपड़ी या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसीलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, किन धार्मिक नेताओं ने वेदों के प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाए थे? ए महावीर और बुद्ध, बी कृष्ण और राम, सी शंकराचार्य और रामानुज, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि महावीर और बुद्ध। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इनमें से कई शिक्षक जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे।
उन्हें यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, दार्शनिक चर्चाएं कुटाग्रशालाओं और उपवनों में होती थीं। बी, यदि कोई शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को तर्क से हरा देता था तो प्रतिद्वंदी और उनके अनुयायी उसके शिष्य बन जाते थे। सी, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि कोई भी व्यक्ति आत्म प्रयास द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। डी, विभिन्न संप्रदायों के अनुयायियों की संख्या समय के साथ बदलती रहती थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्राह्मणवाद यह मानता था कि कोई भी व्यक्ति आत्म प्रयास द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कुटाग्रशालाओं, शब्दार्थ, नुकीली छत वाली झोपड़ी या ऐसे उपवनों से होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसीलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ घटता बढ़ता रहता था। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन पहली बार कहाँ किया गया? ए, श्रावस्ती, बी, कुशीनगर, सी, वैशाली, डी, सारनाथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वैशाली। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष, शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं-4वीं सदी ईसा पूर्व इनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वैशाली, बिहार स्थित वैशाली का पाली भाषा के रूप में बुलाई। वहां पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, त्रिपिटक क्या है? ए, बुद्ध के जीवन की जीवनी, बी, बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचार संहिता, सी, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का संग्रह, डी, बौद्ध मंदिरों का एक समूह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का संग्रह। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, वैशाली का पाली भाषा के रूप में बुलाई, वहां पर उन्हें उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक शब्दार्थ भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां कहा जाता था। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, विनय पिटक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए, बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियम, बी, बुद्ध के उपदेशों का संकलन, सी, बौद्ध दर्शन से जुड़े विचार, डी, बौद्ध तीर्थ स्थानों का वर्णन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियम। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षाओं सुत्त पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम पिटक में आए। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। क्वेश्चन नंबर 17 है, बौद्ध धर्म के प्रसार में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए, फाशियन और श्वेन-त्सांग, बी, अशोक और हर्ष, सी, शंकराचार्य और रामानुज, डी, महावीर और चाणक्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाशियन और श्वेन-त्सांग। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फाशियन और वेनशांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तक वे अपने देश ले गए जहां विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में आए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के विभिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, दीपवंश और महावंश क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। बी, बौद्ध ग्रंथों को पहले मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था। सी, बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद केवल चीनी भाषा में किया गया था। डी, पाली भाषा में लिखे
गए ग्रंथों के बाद में संस्कृत में अनुवाद किया गया। आंसर जगह ऑप्शन सी, यानी कि बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद केवल चीनी भाषा में किया गया था। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फाशियन और वेनशांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए जहां विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के विभिन्न विभिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। दीपवंश और महावंश क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष, शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। इनकी मृत्यु के बाद 5वीं से 4वीं सदी ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वैशाली विहार स्थित वैशाली का पाली भाषा रूप में बुलाई। वहां पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के विभिन्न विभिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मखली घोषाल किस विचारधारा से संबंधित थे? ए भौतिकवाद, बी नियतवाद, सी वेदांत, डी योग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नियतिवाद। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, यहाँ हम सुत पिटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राज अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मखली घोषाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। मखली घोषाल नियतिवाद के विचार से संबंधित है। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। इस जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुल जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, अजीत केश कम्बलेन किस धारणा में विश्वास रखते थे? ए पुनर्जन्म, बी दान पुण्य, सी आत्मा, डी उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, और अजीत केश कम्बलेन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया, हे राजन, दान, यज्ञ, चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती। इस दुनिया का दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 21 है, मखली घोषाल के अनुसार इंसान का जीवन किस प्रकार निर्धारित होता है? ए कर्मों के आधार पर, बी ईश्वर की इच्छा से, सी पहले से तय नियति के अनुसार, डी मनुष्य के प्रयासों से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पहले से तय नियति के अनुसार। एनसीईआरटी की लाइनें सेम ही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मखली घोषाल नियतिवादी थे। उनका मानना था कि सब कुछ पहले से तय होता है। 2. अजीत केश कम्बलेन नामक दार्शनिक के अनुसार दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती। इन दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। 3. अजीत केश कम्बलेन दान पुण्य को महत्वपूर्ण मानते थे। 4. लोकायत परंपरा को नियतिवादी माना जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ए 1 और 3, बी केवल 3, सी 1, 2 और 4, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 3। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्य को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। इनमें से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में पाए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई
तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। और अजीत केशकम्बली नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया, हे राजन, दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती, इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीवक परंपरा के थे, उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसीलिए हमें इन परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर किसे कहा जाता है? ए, जो मंदिरों का निर्माण करते हैं, बी, जो संसार के पार जाने का मार्ग दिखाते हैं, सी, जो राजा होते हैं, डी, जो युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जैनों के मूल सिद्धांत 6वीं सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थकर कहा जाता है, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? ए, शक्ति, बी, अहिंसा, सी, तपस्या, डी, ज्ञान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अहिंसा। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत से संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जैन दर्शन के अनुसार किसमें भी जीवन माना जाता है? ए, केवल मनुष्य और जानवरों में, बी, केवल पेड़ पौधों में, सी, पत्थर, चट्टान और जल में भी, डी, केवल देवताओं में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पत्थर, चट्टान और जल में भी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है और इसके आगे हम लेकर आएंगे। इसके लिए आप सेशन को कंटिन्यू रखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।